ओके, अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा कूलॉम्स लॉ पे भी है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कह सकते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है कि अपने पास तीन आइडेंटिकल बॉडी हैं ए बी सी। आइडेंटिकल मीन्स उनके शेप साइज क्या है, सेम है। मान लेते हैं कॉपर के हैं सारे के सारे, सेम डायमीटर्स के हैं और सिलिंड्रिकल हैं, सॉरी स्फेरिकल हैं। इन पे चार्ज हमने शुरू में दिया प्लस क्यू, इस पे भी प्लस क्यू दिया और इस पे शुरू में कितना चार्ज दे दिया, 0। ये दोनों कंडीशन रखा है कि पहले दो को हमने चार्ज दे रखा है सेम प्लस प्लस और तीसरे को नहीं दिया है। अगर हम ए और बी को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रख दें, ए और बी को, इन दोनों के पास चार्ज है, इनको रख देंगे तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। और उन्होंने कहा कि सपोज कर लीजिए कि फोर्स कितना है, एफ। अब क्या करना है आपको, स्टेप्स यूज करने हैं। पहला स्टेप्स क्या यूज करना है आपको, स्टेप नंबर फर्स्ट। इसमें आप क्या करिएगा, ए बॉडी को धीरे से लाकर सी के साथ क्या करना है, टच कराना है। और टच कराने के बाद फिर सफिशिएंट टाइम के बाद जब और हमने ये जानते हैं कंडक्शन मेथड से कि इसके पास चार्ज है इसके पास नहीं है, तो कुछ चार्ज इस पर चला जाएगा और तब तक चलता जाएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। पोटेंशियल खैर आगे पढ़ेंगे हम लोग। ए और सी को टच कराने के बाद इनको फिर से वापस सेपरेट कर लिया गया, फिर से बी और सी को भी टच कराया गया, फिर सेपरेट कर लिया गया। अगर ऐसा कर लिया गया, स्टेप नंबर 2 था ये, बी को सी के साथ किया गया, करने के बाद फिर से उनको हटा दिया जाता है। तो अब जो ए और बी बचे हैं इनको वापस उसी डिस्टेंस पर रख दे, अगर हम डैश कर लेते हैं, मान लेते हैं कि टच होने के बाद इनके पास चार्ज नया हो गया, ए डैश और बी डैश, तो इनके पास फोर्स होता है एफ डैश। हमें इन्हीं दोनों फोर्सेस का क्या निकालना है, रेशियो। मीन्स क्या निकालना हमें, एफ ओवर एफ डैश, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल से पार्ट है, देखें कैसे। एक चीज जान लें कि जब हम किसी बॉडी को आइडेंटिकल अगर है, इनको आपस में टच कराते हैं, जैसे ए और सी को टच कराया गया, तो ए और सी जब टच होते हैं तो इनके चार्ज जुड़ जाते हैं और हाफ से डिवाइड होकर, 2 से डिवाइड होकर फिर से क्या हो जाते हैं, दोनों को मिल जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ए के पास कितना चार्ज है, प्लस क्यू, प्लस हो जाएगा, सी वाले का चार्ज कितना है, 0, डिवाइड कर दे हाफ से, क्या बचेगा हमारे पास, q/2, वो भी कैसा, प्लस में। अब ये जो चार्ज आया है ये ए को भी मिल जाएगा और यही चार्ज किसको मिल जाएगा, सी को। मतलब अब ए डैश जो हुआ, जो मतलब नया ए के पास बचा, वो कितना चार्ज बचा है, q/2। ये बात हम याद रखेंगे। और सी के पास कितना हुआ है, पहले तो था ही नहीं सी के पास, अब सी के पास बचा कितना, q/2 बचा इसके पास भी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अब सेकेंड स्टेप में क्या कहा है, बी को सी के साथ टच करें। ध्यान दें ये सी पहला वाला नहीं होगा, टच करा के जब हटा दिए तो सी एक अपने पास चार्ज एक्वायर कर चुका है। तो अब इस सी को हम किसके साथ अटैच करेंगे, बी के साथ, और वही सेम फिनोमिना, चार्जेस को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, बी के साथ कितना चार्ज है, क्यू प्लस, क्या सी के पास चार्ज है या 0 था, तो 0 था, सी के पास अब चार्ज हो चुका कितना, प्लस q/2। दोनों को जोड़ दिया गया था तो दोनों के चार्ज जोड़ेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। कितना आता है देखते हैं, q यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3q/ ये 2 चला जाएगा 4। अब हो गया 3q/4 प्लस में किसके पास, b को भी यही चार्ज दिया जाएगा और c को भी यही चार्ज दिया जाएगा। तो b के पास अब नया चार्ज कितना हो गया, प्लस 3q/4। अब हम निकालते हैं फोर्स किसके किसके बीच, नए वाले जो ए और बी थे। तो ए के पास इतना चार्ज है और बी के पास इतना चार्ज हो चुका है। तो कूलॉम्स फोर्स के अकॉर्डिंग हम नया फोर्स कितना बोले हैं, एफ डैश। तो एफ डैश यहीं पे लिख लेते हैं सिंपल वे में, एफ डैश इज इक्वल टू के q1 चार्ज ऑन ए इज दैट इज q/2, q2 बी पर कितना चार्ज है, 3q/4 और डिवाइडेड बाई क्या करना है, r², r इज दिस, एफ डैश हो गया। अच्छा, शुरू में एफ कितना था वो लिख लेते हैं कि q1, इस पर चार्ज कितना था शुरू में, q था, इस पर चार्ज कितना था, q था, डिवाइडेड इनके बीच की दूरी कितनी थी, r²। मिल गया हमें, f मिल गया और f डैश मिल गया। हमें क्या निकालना है, f/f डैश कर लेते हैं, f kq² ओवर r² डिवाइडेड बाई f डैश कितना है, k q² और नीचे देखे ध्यान से
3 ऊपर है तो 3 इसको लिख लेते हैं, नीचे 4 2 ज़ा 8, 8 चला जाएगा यहाँ पे और आर स्क्वायर पहले से, ये हो गया। के क्यू स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, 8 चला जाएगा ऊपर, 3 नीचे रह जाएगा, तो बचेगा कितना 8/3 F डैश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नया पहले फोर्स था, अब जो फोर्स है उन दोनों का रेशियो कितना होगा 8/3, इतने फैक्टर से क्या हो गया, वो कम हो गया नया वाला फोर्स। तो ये चीज होता है कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज अगर है, इन्हीं को जैसे दोनों को टच कराते हैं हम, तो इसका क्यू और इसका क्यू डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाता है, क्यू ही होता है, फिर वापस इनको मिलता है यही, क्योंकि बराबर था तो चार्ज कहीं जाएगा नहीं, इसलिए क्यू क्यू मिलता है। लेकिन अगर किसी बॉडी को हम इसके साथ, जैसे चार्ज है अनचार्ज है, इनको टच कराएंगे तो कुछ चार्ज इसके पास आएगा, कितना आएगा, दोनों के चार्ज को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, जो चार्ज आएगा वही दोनों को हम बांट देंगे। इसके पहले क्या था वो अब नहीं रहेगा, अब ये वाला मिल जाएगा। जैसे छोटा सा एक मैं बता दूं कि ए के पास और बी के पास, सपोज इसके पास 2q है, इसके पास -3q है, एज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे बोला जाए कि ए और बी को डायरेक्टली जोड़ दिया गया, टच करा दिया गया और हटा दिया गया, तो टच करा के हटा देने के बाद कितना चार्ज आया होगा, तो हमने क्या कहा, टच कराने के बाद इनको क्या करेंगे, इनके चार्जेस को जोड़ दें, 2q प्लस इसके साइन के साथ जोड़ेंगे अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, ये -q बचेगा, ये बचेगा -q, और नीचे कितना है 2 है, तो -q/2 हो गया। ये जो चार्ज आया है ये किस पर दिया जाएगा, यही चार्ज दोनों को दिया जाएगा, मतलब नए जो A हैं और B है उनके सेम चार्ज हो जाएंगे, कितना -q/2, सिंपल सा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तरीका है, लेकिन कब, जब बॉडी क्या हो, सिमेट्रिक हो, आइडेंटिकल हो। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नया क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक नई प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, और इस प्रॉब्लम में हमें ये देखने को मिलेगा कूलॉम्स लॉ एक्चुअली पॉइंट चार्जेस के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। बट ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक बॉडी है जो एक्सटेंडेड है L लेंथ तक, मतलब इसकी साइज कितनी है, लंबाई L है। रॉड ले लेते हैं इसको हम लोग, थिकनेस इसकी लगभग क्या कर लेते हैं हम लोग, 0, न के बराबर। ओके, इस पर हमने चार्ज दे दिया है +q, जो कि पूरे पर क्या हो जाएगा, इसके लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस पर। इसके इस एंड से A डिस्टेंस पर, A क्या करते हैं हम लोग, L स्मॉल ले लेते हैं, स्मॉल L डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा गया स्मॉल q। अब हमसे पूछा कि इन दोनों रॉड और इस चार्ज के बीच में कूलॉम्स फोर्स निकालिए। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि कूलॉम्स फोर्स पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होते हैं, बट ये एक्सटेंडेड है। अगर ये एक्सटेंडेड है और इनके बीच की जो दूरी है ये भी मान ले दे दिया जाता है कि L जो है वो कैपिटल L के कंपेरिजन बहुत बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि ये इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है तो ये यहाँ से इसको क्या दिखेगा, छोटा सा, तब तो हम कर ही सकते थे, बट इनके बीच की दूरी कंपेरेटिवली क्या है, ज़्यादा नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, लगाना हमें कूलॉम्स लॉ ही है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि हम एक बहुत ही सिंपल सा तरीका यूज करते हैं, क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। सेंटर ऑफ मास निकालने में हर बार यूज किया हम लोगों ने इसको। एक छोटी सी लेंथ कट कर लेते हैं, कितनी लंबाई की, dx की, और इस वाले चार्ज से कितना दूर इसको रखते हैं, x डिस्टेंस पर। इस पूरे रॉड पर चार्ज कितना है, q है, मतलब l लेंथ पर चार्ज कितना, q, तो 1 लेंथ पर चार्ज कितना, q/l। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो बताएं कि dx पे कितना, तो जो एक पर है q/l, उसी में dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें बैठा हुआ छोटा सा चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस छोटे में मान लेते हैं चार्ज कितना था, स्मॉल dq था, पूरे पे कैपिटल Q था, इस छोटे में तो छोटा चार्ज होगा ना, स्मॉल dq कितना होगा, तो हमने क्या देखा, L पे Q था तो 1 पे कितना हो जाएगा, q/l। तो जब एक का निकाल चुके हैं तो छोटी सी लेंथ के लिए क्या करेंगे, उसी का लंबाई मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, हो गया हमारे पास। अब देखें ये छोटा चार्ज dq और एक स्मॉल चार्ज q कितनी दूरी पर होगा, x पे, तो इनके बीच में जो एक छोटा सा फोर्स लगेगा, छोटा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, स्मॉल फोर्स, क्योंकि हमें पूरे का निकालना है, इसके बीच में थोड़ा ही फोर्स आने वाला है। तो स्मॉल फोर्स dF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q1 q2 दैट इज dq ओवर
डिस्टेंस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, के क्यू क्यू रहेगा स्मॉल क्यू, लेकिन डी क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी लिखनी है हमें, क्यू बाई एल पहले लिख लेते हैं, फिर डी एक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, और नीचे क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास, डी एफ हो गया। ये फोर्स किसके बीच में है, ये फोर्स है इनके और इनके बीच में, हमें चाहिए पूरे रॉड के बीच में। तो सोचिए कि ये जो स्ट्रिप हमने कट किया ये कहाँ से कहाँ जा सकता है, ये यहाँ आ सकता है और ऐसे ऐसे जाते हुए यहाँ तक जा सकता है। तो मिनिमम कहाँ तक आ सकता है, इस पॉइंट तक, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक। ठीक, अब अगर हम सोचें कि इसका ये लोअर लिमिट कितना लिखेंगे, इससे कितना दूर पे होगा, तो इससे एल पे होगा, और अधिक से अधिक कहाँ तक जा सकता है, तो अधिक से अधिक एल और कैपिटल एल तक जा सकता है। तो अगर हमें पूरा फोर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, डी एफ को जो छोटा फोर्स है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, स्मॉल एल से स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल तक। फिर से ये स्ट्रिप यहीं से यहीं तक घूम सकता है ना, बाहर तो चला नहीं जाएगा, तो इस पॉइंट से यल तक रहेगा क्योंकि यहाँ तक है ये दूरी, और अधिक से अधिक कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक। तो ये दूरी कितनी होगी, एल प्लस मिनिमम एंड मैक्सिमम हमने लिमिट पुट कर दिया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर इनको ऐसे रखते हैं, डी एफ की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, जो कांस्टेंट को बाहर खींच लेते हैं, के क्यू क्यू एल बदलने वाले नहीं है, तो के क्यू क्यू बाई एल बाहर, अंदर कौन बचा है, 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए के क्यू क्यू एल तो बाहर हो गया, 1 बाई एक्स ही बचा है ना, 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स। कहाँ से कहाँ तक, एल से लेकर एल प्लस एल तक। हो गया इंटीग्रेशन। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एल पहले अपर रखते हैं, तो माइनस 1 बाई एक्स की जगह कितना लिखेंगे, एल प्लस एल, फिर माइनस करते हैं, लेकिन ये माइनस इसको प्लस कर देगा, 1 बाई है एक्स की वैल्यू भी इस पर कितनी रखनी है, स्मॉल एल। ये हो गया सिंपल सा। इसका एलसीएम लेके हम चाहे तो इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ये फोर्स आ गया, अदरवाइज हम इसको इतने पे छोड़ सकते हैं। सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड बॉडी के लिए भी हम कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ, छोटे से स्ट्रिप को लेकर। नेक्स्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है हमें कि एक वॉच है, वॉच हम लोगों ने देखा है, जो वॉल वॉच होता है डिजिटल नहीं एनालॉग, जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं 1 to 12 तक, जैसे लाइक दिस। ये हो गया, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब इन्होंने क्या दिया है कि सपोज करते हैं जो नंबर जैसे जैसे इनके हैं उसी नंबर के अकॉर्डिंग इनको हम मान लेते हैं कि ये चार्जेस हैं कूलॉम में। ठीक है, अब क्या दिया है इन्होंने कि इस चार्जेस की वजह से अगर सेंटर पे हमने 1 कूलॉम की चार्ज रख दी, एक क्या लगता है इस 1 कूलॉम पे इन सब की वजह से नेट फोर्स 0 आने वाला है? नहीं, सबकी वैल्यू अलग अलग है। सब अगर सेम होते तो 0 आता, सब अलग अलग हैं तो नेट वैल्यू तो आने वाली है। वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो अगर सबकी वजह से निकाल कर हम वेक्टर सम करें तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक यूज करते हैं। लॉजिक ये है कि ध्यान दें, ये 3 न्यूटन का फोर्स जितनी देगा इधर 3 कूलम से, क्या 9 कूलम में से जो 3 कूलम वाला होगा वो इधर दे सकता है कि नहीं? खैर 9 कूलम तो पूरा देगा, लेकिन इस 3 कूलम के इफेक्ट को इधर वाला 9 कूलम का 3 कूलम तो कट कर ही सकता है ना। तो इसके 3 कूलम से इसका 3 कूलम कैंसिल, मतलब इस 1 कूलम चार्ज पर इस तरफ किसकी वजह से सिर्फ फोर्स आएगा, 6 कूलम की वजह से। ठीक, अब इधर से बात करें, ये 2 कूलम वाला इधर देता और ये सीधे सीधे होते हैं, याद रखें, ये 2 कूलम वाला इधर देता लेकिन 8 कूलम वाला इधर देगा। तो 2 कूलम वाले में वैल्यू को या 2 कूलम वाले के इफेक्ट को इस 8 वाले में से 2 कूलम तो कैंसिल कर लेगा, तो बचेगा कितना ऊपर की तरफ 6 कूलम का फिर से आ जाएगा। अच्छा, हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, जो फोर्स लिखने वाले वो लिखने वाले हम लोग कैसे हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इन सब की वॉच की जो लेंथ है उसको हम ले लेते हैं स्मॉल यल। ठीक है, ये वाली रेडियस तो हो जाएगा हमारे पास, नीचे तो यल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, के को नहीं रखेंगे। Q1 और Q2 की बात करें तो Q1 इसको ले लें हर बार, तो ये तो 1 हो गया, बचा Q2। तो इस केस में Q2 कितना आ रहा था 3, इसका कैंसिल हो गया तो बचा 6 था, तो कितना आएगा 6 के। अगर हम यल की वैल्यू भी 1 ले लें
थोड़ा सिंपल करते हैं, नहीं लेंगे तो वो हम रखते चले जाएंगे, ऐसे पुट कर देंगे यल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हम थोड़ा सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यल की वैल्यू कितना कर देते हैं 1, तो यल की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6 इंटू के बस। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से नेट जो फोर्स आया वो इस तरफ आया है, कितना 6 के। इनकी और इनकी वजह से 2 कूलम का 8 कूलम में से 2 कूलम कैंसिल हो गया, तो ऊपर की तरफ बचेगा कितना, फिर से 6 का इफेक्ट, और 6 वाले के इफेक्ट हमने कितना निकाला था 6 के। 4 इधर देगा 10 इधर देगा, तो 4 का वैल्यू कटेगा, तो इधर नीचे कितना आएगा, अगेन 6, तो 6 का इफेक्ट 6 के। 1 का नीचे 7 का ऊपर, तो ऊपर कितना जाएगा 6 के वापस, और 5 ऊपर 11 नीचे, तो अगेन कितना इधर 6 के। 12 का नीचे 6 का ऊपर, तो क्या होगा 12 का इफेक्टिव हो जाएगा कितने से 6 से, और कोई बचा नहीं बचा। तो इस 1 कूलम चार्ज पे जो सेंटर पे था उस पर टोटल कितने फोर्स लग गए, हमारे पास 6 फोर्सेस आ गए, और सब फोर्सेस की वैल्यू सेम है, बट एंगल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दें एंगल कैसे, ये एंगल कितना होता है 90, इसको 2 पार्ट में कट कर दें, तो ये 30 30 और 30 हो गया कि नहीं हो गया, 3 पार्ट में इक्वली 30 30, तो ये वाला एंगल हो गया 30, ये वाला भी एंगल हो गया 30, उसी तरह से नीचे वाला भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, और ये भी 30 हो जाएगा। सिंपल है। अब लास्ट स्टेप क्या करना है इसमें, हम इसको कार्टेशियन बना लेते हैं, इधर x का और इधर y का। कौन है जो x पे है पहले से और y पे, तो ये x पे है और ये y पे, इनको छूना ही नहीं है, जो नहीं होते उनको ब्रेक करते हैं। 11th में पढ़ाया गया कंपोनेंट मेथड में कि x और y एक्सिस वालों को छूते नहीं हम लोग, ब्रेक किसको करते हैं, जो इनसे अलग होते हैं। तो इस 6k का इधर कंपोनेंट लेंगे तो क्या लिखेंगे 6k cos 60, और दूर पे लेंगे तो क्या लिखेंगे 6k sin 30, ठीक है। उसी तरह से इसका किधर आएगा, अभी इसका लिया मैंने सिर्फ, इसका कितना आएगा 6k cos, सॉरी यहाँ 30 नहीं 30 लिखना था 30, और उसी हिसाब से इसका भी कितना हो जाएगा 30, इसका इधर कितना जाएगा 6k sin 30, थीटा से दूर पे। इसका भी बचा है, इसका तोड़े, इधर कितना आएगा 6k cos, इस बार ये कितना है 30 30 60 पर है, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6k sin 60 पर। तो इनका तो ब्रेक हो गया, इनका भी ब्रेक हो गया था, इसका बचा है, तो इसका जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 6k थीटा थीटा 30, तो cos 60, और जब इधर तोड़ेंगे तो कितना जाएगा 6k sin 60, तो 6k sin 60 6k sin 30 कट गया। तो वर्टिकल वाले में तो ये दोनों तो कट गया, बचा सिर्फ ये नीचे वाला है, तो एक और लाइन बनाते हैं, ये नीचे रहा 6k ओ ओनली ये वाला। इन चारों का कंपोनेंट हो चुका है, तो इनको हम बनाने वाले नहीं है। इनका कंपोनेंट इधर वाला किधर गया, इधर गया है, तो इधर बना ले 6k थाई प्लस 1 2 3 4 कंपोनेंट और है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 6 से कटेगा तो 3k बचेगा, तो ये बचा 3k और ये बचा 3k, तो 3 और 3 कितना हो गया 6k प्लस ये cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 करेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे 6k इंटू √3/2, 2 से कटेगा कितना बचेगा 3 √3k, कितनी बार है, एक बार तो ये लिखा हमने 3 √3k, लेकिन एक बार और है ना, तो ये कितनी बार हो जाएगा 2 बार, तो कितना लिखेंगे हम लोग इसको 6। ध्यान दें इसमें 6k कॉमन है, तो 6k कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा √3। मतलब ये कि हमारे उस 1 कूलम चार्ज पर फाइनली अब 90 डिग्री पर 2 फोर्सेस बचे हैं, x की तरफ ये और y की तरफ ये। इसको लिखने के बहुत ही सिंपल तरीके हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो मैग्नीट्यूड में क्या करने वाले हैं, इनका और इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, आंसर सीधे आएगा 90 डिग्री पे है ना, स्क्वायर रूट कर लेंगे आ जाएगा। और एक तरीका है वेक्टर फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्मेट कैसे लिखते हैं हम लोग, देखें ये किधर है -y में है और ये किधर है +x में, तो इसको लिखते हैं हम लोग 6k 2 + √3 i कैप, ये हो गया प्लस में और ये माइनस में, तो इसको लिखेंगे -6k j। ये ध्यान से देखिए, ये क्या आया हमारे पास, कैप इसको भी लगा लें, ये क्या आया, ये नेट फोर्स ही है 1 कूलम पर, लेकिन किस फॉर्मेट में है, वेक्टर फॉर्मेट में।
और हमें पता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई और जे के कंपोनेंट को क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। वही तो मैंने यहाँ बताया था कि डायरेक्ट वैल्यू इनको क्या कर लो, स्क्वायर रूट कर लो। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए एक नई प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक अभी करेंगे, फिर एक दूसरा जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे तब। पोटेंशियल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले इसको करते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ से। दिया था इन्होंने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। दिया है कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2। इनके बीच की दूरी इन्होंने पहले दी रखी थी R1। अच्छा, दोनों प्लस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, कंफर्म है। अब इनका रिपल्सन जो होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भेजेगा। हम अगर कह दें कि हमने इस चार्ज को, इसको यहाँ पे क्या कर लिया है, फिक्स्ड कर लिया है, पकड़ के रख लिया, तो क्या होगा, अब ये भागने लगेगा। सपोज करते हैं कि एक बॉडी में चार्ज था, ये एक ऑब्जेक्ट था जिसमें हमने चार्ज दे रखा था, तो वो बॉडी भागने लगेगा। वो बॉडी जिस सरफेस पर भागेगा, हमने कंडीशन ली है कि उस बॉडी का मास कितना है, m है, और वो जिस पर भाग रहा है वो किस पर भाग रहा है, फ्रिक्शन लेस सरफेस पर। अगर फ्रिक्शन रख लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, हम उसको भी करेंगे बाद में। अभी सिंपल वे में करते हैं। फ्रिक्शन लेस अगर है तो ये भागेगा, ठीक। जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा उस पर फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ध्यान दे, ये अभी रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो इस पे फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन होगी तो वेलोसिटी इसकी धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इन्होंने पूछा है कि ये जैसे जैसे दूर जाएगा और जैसे ही R2 डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, मतलब पहले से कौन सी डिस्टेंस पे, दूसरी R2 डिस्टेंस पे, तो इस चार्ज की वेलोसिटी इस तरफ कितनी होगी, ठीक। इसको करना बहुत आसान है, ध्यान से देखें कॉन्सेप्ट। हम क्या करते हैं, इस पर फोर्स की बात करें, जो Q2 है, Q1 तो फिक्स है, Q2 ही भागेगा धीरे धीरे। जैसे ये R1 दूरी से दूर जाएगा, इस पे लगने वाला फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कूलॉम्स के अकॉर्डिंग। R बढ़ेगा तो F क्या होगा, घटेगा। हम यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स नहीं पा रहे हैं, वेरिएबल फोर्स आ रहा है। तो वेरिएबल फोर्स अगर होगा, लेकिन एक चीज हमने पढ़ा है कई बार कि अगर एक स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, बहुत ही छोटा सा dx डिस्टेंस, तो उतनी देर में ये फोर्स नहीं बदल सकता है। और इस dx डिस्टेंस की दूरी इस Q1 से हम लोग मान लेते हैं x है। तो सोचे कि इस समय पर्टिकुलर इस टाइमिंग पे इनके बीच में फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा कि Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, यही होगा। ओके, ये फोर्स हमारे पास हो गया किस समय, जब ये x दूरी पर है। अब ध्यान दें, हमें पता है कि वेलोसिटी को हमें पता करना है, और यदि हमें एक्सेलरेशन पता चल जाए तो हम आराम से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ध्यान दें, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स अपॉन मास, फोर्स तो मिल ही चुका है हमें, फोर्स की वैल्यू ऊपर से रख लेते हैं कि Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे एक मास से डिवाइड करना है, एक्सेलरेशन आ गया। ध्यान दें, क्लास 11th में प्रूफ जब कर रहे थे हम लोग मोशन इक्वेशन, तो उस समय एक बात कही गई थी, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता हो तो dv अपॉन dt को हम एक्सेलरेशन लिखते हैं, है ना। लेकिन अगर वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा हो तो उसे हम लिखते हैं v dv बाई dx, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो हम ये नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस के साथ वो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो हम लोग ये वाला यूज करने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, v dv ओवर dx इंटू इज इक्वल्स टू a, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ से पकड़ ले, क्या है कि Q1 Q2 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू m, और यहाँ पे है v dv ओवर dx, ठीक। हम इसको इधर ले आते हैं और इनको इधर ले जाते हैं, v dv को बस पकड़ के रखें, बाकियों को उधर भेज दे सबको, सॉरी इंटीग्रेशन लगा दे रहे कि Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू m, और ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, dx, ठीक। अब ध्यान से देखें, हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी, लेकिन कब, जब वो R2 दूरी पे चला जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे सिचुएशन में जब वेरी करता है चीज़ें तो हम इंटीग्रेट करते हैं।
शुरू में जब ये R1 पे था चार्ज तो उसमें इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0। तो जब 0 वेलोसिटी थी, इधर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करना है तो कितनी डिस्टेंस थी R1 थी। और जैसे ही डिस्टेंस बढ़कर R2 हो रही है उसी समय की तो वेलोसिटी पूछ रही, तो v मान लेते हैं उस समय का। हो गया क्वेश्चन हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है v dv का v²/2 0 to v इक्वल्स टू, इसका क्या करते हैं जो कांस्टेंट को बाहर सोच लें, k बदलेगा नहीं, q1 q2 बदलेगा नहीं, m बदलेगा नहीं, तो बाहर होगा k q1 q2। अंदर कौन सा बच्चा 1/x²। अगर 1/x² का इंटीग्रेशन करने जाएं तो हमारा आएगा -1/x। कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक। ठीक, अब इसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो हो जाएगा v²/2 माइनस, लोअर रखते हैं, पहले अपर रखा मैंने तो v की जगह v रखें तो v²/2, अब लोअर रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 हो गया। इधर इस तरफ देखते हैं k q1 q2, अंदर आते हैं, पहले ही अपर वाला रखते हैं तो माइनस के साथ 1/R2, फिर माइनस लगाते हैं, लेकिन ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, फिर लोअर रखेंगे तो 1/R1। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ध्यान दें यहाँ पर v²/2 है तो v² बस हम ले तो 2 इधर चलाएगा तो 2k q1 q2, ये 2 इधर चलाया है, v² यहाँ पे था, 2k q1 q2, इसको आगे करते हैं इसको पीछे करते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। हम v बराबर सिर्फ चाहिए तो हमें रूट कर देना होगा सबका, तो 2k q1 q2 R1 माइनस 1/R2। ये हो गया हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन। चाहे तो हम k की वैल्यू को पुट कर सकते हैं 1/4πε0, 4 को 2 से कट कर सकते हैं, नहीं तो इसी पे छोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसी को हम एक और तरीके से करेंगे जब हम एनर्जी पढ़ लेंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स और करेंगे हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।